नमस्कार मित्रों। मध्य हिमालयी राज्य उत्तराखंड में पलायन की बढ़ती हुई प्रवृत्ति को देखते हुए भारत की सीमाएं प्रभावित हो रही हैं। इसके पीछे अनेक कारण हैं, जैसे कि आपको ज्ञात है, सोशल मीडिया हो, अखबार हो या पलायन पर रिसर्च करने वाले बुद्धिजीवी हों, बहुत सारी हिंदी और अंग्रेजियां लिख लिख करके छोड़ जाते हैं। उनको पीएचडी भी मिल जाती है पलायन पर लेकिन जो ग्राउंड में है स्थिति नहीं सुधरती है। इसके पीछे अयोग्य जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों का हाथ भी हम मान सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से नीतियां केंद्र लागू करता है या राज्य लागू करता है, उनको सटीक तरीके से लागू होने में ढुलमुल नीति या भ्रष्टाचार सामने आ जाते हैं। यही हाल उत्तराखंड का हुआ है। पिछले 20 वर्षों में इस राज्य से पलायन तेजी से बढ़ा हुआ है और स्थिति यह है कि यह पलायन इसलिए भी हो रहा है कि यह स्टेटस इशू बन रहा है। भारी भरकम वेतन लेने वाले, तनख्वाह लेने वाले उत्तराखंड के सरकारी कर्मचारी अधिकारी पलायन करके देहरादून, हल्द्वानी, रुड़की, दिल्ली शहरों की ओर जा रहे हैं, क्योंकि बात सही भी है। अस्पतालों में एक्सरे मशीन नहीं है, डॉक्टर नहीं है, दवाइयाँ नहीं है, और इमरजेंसी में किसी को जरूरत पड़ गई तो संसाधनों का जो है अभाव है। कई कारण रहे हैं, पर लेकिन जो सीमाएं हैं तो पूरे देश की हैं, चाहे वो हिमाचल की हो, उत्तराखंड की हो, नॉर्थ ईस्ट की हो या सिक्किम की हो या नेपाल से लगती उत्तराखंड की पूर्वी सीमा हो। यह तो पूरे देश की सुरक्षा को प्रभावित कर रही है। इसके पीछे, पलायन के पीछे कारण जो भी रहे हों, लेकिन पलायन होने के बाद जब सीमावर्ती क्षेत्र खाली हो जाते हैं तो हमारे जो प्रहरी सीमाओं पर हैं, सैनिक हैं, अर्धसैनिक बल हैं, उनके लिए जो असैनिकों का सहयोग सही तरीके से नहीं मिल पाता है और बिना असैनिकों के सहयोग के सीमाएं हमारी सुरक्षित नहीं हैं। अकेले सैनिक कितनी जमीन देख लेंगे, कितनी सीमा को देख लेंगे, यह भी एक सवाल है। अब क्या होता है कि अवैध घुसपैठ उत्तराखंड में बड़ा, आप देख सकते हो, मैं कई बार बता चुका हूं कि हरिद्वार में 34% बांग्लादेशी और रोहिंग्या है। आप सर्वे करा लो, सर्वेक्षण करा लो, जो कि सनातन धर्मियों की, सनातन धर्मावलंबियों, जैनियों की, सिखों की, बौद्धों की पवित्र भूमि है। वहाँ पर प्रवेश हो चुका है उन लोगों का और चारों तरफ से घेराबंदी कर ली है। जैसे कि जिहादियों का एक सिस्टम रहा है कि पहले काफिरों के धर्म स्थलों को कवर करना, वही उत्तराखंड में चल रहा है। आप देख सकते हो यहाँ की धर्मनगरियाँ जिहादियों से, जो पाकिस्तान स्थित आईएसआई के स्लीपर सेलों से भर रही हैं। इन पर वाच करने वाले जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी या जो भी सरकार ने नियुक्त किए हैं, वे लगभग असफल रहे हैं। केंद्र को सोचना पड़ेगा, अगर देश की सीमाएं हमें सुरक्षित रखनी है तो यहाँ पर 1962 में जिस प्रकार से एक ऑर्गेनाइजेशन गुरिल्ला वारफेयर सिस्टम को तैयार किया गया था 1962 के बाद सुरक्षा को देखते हुए, तो उस तरह का दोबारा खड़ा करना पड़ेगा। क्या हुआ कि जिस समय लाल कृष्ण आडवाणी साहब गृह मंत्री थे, यह सिस्टम
जो है उस समय सरकार ने तोड़ दिया था और सिस्टम पर जो है कई सवाल खड़े उठे थे, या हम यह कह सकते हैं कि यह सिस्टम जो है चीन के लिए खतरा था। चीन के लिए खतरा था सिस्टम, जिसके चलते हुए यह ऑर्गेनाइजेशन गुरिल्ला जो एक बनाया गया था ऑर्गेनाइजेशन, उसको जो है ख़त्म करना मजबूरी समझो, या जो सरकार की जो है एक नीति समझो, समकालीन नीति। लेकिन इससे बहुत बड़ा धक्का पहुंचा। मध्य हिमालय हो या पश्चिम हिमालय हो, पूर्वी हिमालय हो, यहाँ पर की जो व्यवस्था है, सुरक्षा व्यवस्था, जिस पर की एक सरसरी नज़र रखते थे केंद्र के प्रतिनिधि, वह रिक्त स्थान हो गया है। उसको भरने के लिए फिलहाल कुछ भी नहीं है। जो राज्य की जो प्रशासनिक इकाइयां हैं या सुरक्षा संबंधी या जो अन्य पुलिस विभाग है, वह इस चीज़ को सही तरीके से शायद नहीं देख पा रहा है, जिस कारण कि यहाँ की जो धर्मनगरियों की तरफ बाहरी तत्वों का, विशेषकर आईएसआई के स्लीपर तत्वों का अड्डा ठीक ठाक बन गया है। राज्य की जो इकाइयां हैं वे सक्षम इसलिए भी नहीं रही हैं क्योंकि जनप्रतिनिधियों को कुछ पैसा मिल जाता था चुनाव लड़ने के लिए, और वे नहीं चाहते थे कि इनकी घुसपैठियों की बस्तियां हटाई जाए। अब आप देख सकते हो, आज हल्द्वानी में सरकार बुलडोजर चलाने के लिए मजबूर है। ढोलक बस्ती बस गई है, उसमें रोहिंग्या बांग्लादेशी अधिक हैं। उनकी बस्तियां उजाड़ने के लिए जनप्रतिनिधि और ये जो विधवा विलाप करने वाले मानवाधिकार के लोग हैं कि ये लोग कहाँ जाएंगे। भाई पहले इनको घुसपैठ किसने कराई? उन्हीं जनप्रतिनिधियों ने कराई जो कि उनका रोना रो रहे हैं। तो इस प्रकार से राष्ट्र की सुरक्षा पर सेंध लग रहा है। अब इसके पीछे पलायन भी कारण रहा है। जिस प्रकार से पलायन बढ़ रहा है, हर विभाग उत्तराखंड का माफियाओं से रिक्त नहीं है, जिसको कि जनप्रतिनिधि, यहाँ तक कि हमारे जो विधानसभा में राज्य की उत्तराखंड की विधानसभा के सदस्य भी मान चुके हैं, और इसके अलावा केंद्र में जो पार्लियामेंटियन है, सांसद हैं, ये भी इस चीज़ को स्वीकार कर चुके हैं कि भ्रष्टाचार है, और भ्रष्टाचार हर जगह व्याप्त है, जिसके कारण की घुसपैठ तेज हुई है। और यह घुसपैठ कौन कर रहा? चीन। चीन पहले क्या करता कि उसकी एडवांस पार्टी में पाकिस्तान स्थित आईएसआई के स्लीपर सेलों को भरता है, उसके बाद अपने लोगों को भेजता है और उस तोड़फोड़ की कार्रवाई सबोटेशन कराता है, जिससे कि देश की सुरक्षा जो है खतरे में पड़ती है। चीन का तो नियम है अतिक्रमण करना। अभी फिलहाल चीन कोरोना से घायल है, पर लेकिन घायल होने के बाद उसकी नीतियों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। उसके 14 देशों से सीमाएं लगती हैं, 23 देशों से उसके डिस्प्यूट्स हैं। चीन वामपंथी नीति के अनुसार उसका यह सिस्टम चलता रहेगा। जिस तरह से उसने तिब्बत को हड़पा है, अरुणाचल को हड़पने के लिए वो नाकाम रहा है। डोकलाम हो, तवांग हो, या कोई भी अतिक्रमण का जो विषय रहा हो, चाहे उत्तराखंड का जो है जो नीति घाटी रही हो, माणा का क्षेत्र रहा हो, वहाँ से बड़ा होती का क्षेत्र रहा हो, जो एयर वायलेशन रहा हो, चीन की आदत है, आप उसको मना नहीं कर सकते और ये चलता रहेगा। ऐसी स्थिति में जो गुरिल्ला वारफेयर का जो एक ऑर्गेनाइजेशन तैयार किया था 1962 के बाद, उसको दोबारा सरकार को खड़ा करना चाहिए, केंद्र सरकार को, क्योंकि राज्य सरकारों के भरोसे देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं हो सकती हैं। जो जनप्रतिनिधि राज्य में आते हैं, हिमालयी राज्यों में आते हैं, उनके अपने इंटरेस्ट होते हैं, कुर्सी के इंटरेस्ट होते हैं, और उनको अगर कोई विदेशी फंडिंग भी कर दे, पैसा दे दे चुनाव लड़ने के लिए, आसानी से स्वीकार कर लेंगे और बाद में उन तत्वों को वहीं पर बिठाना शुरू कर देंगे। उत्तराखंड में यह सब चल रहा है।
उत्तराखंड में यह सब चल रहा है। केंद्र को इस विषय को संज्ञान में लेना ही पड़ेगा। पलायन रोकने के लिए स्थानीय लोगों के लिए कुटीर उद्योग, जिस तरह से कि जैसे शैम्पू हुआ, हर्बल फार्मिंग हुआ, या जो उद्योग बड़े उद्योग नहीं लग सकते हैं, छोटे उद्योगों से यहाँ पर जो है आप पलायन को रोक सकते हो। सुविधाएं जो अभी जो हॉस्पिटलों में एक्सरे मशीन नहीं है, डॉक्टर नहीं है। आप एक उदाहरण देख लीजिए, गैरसैंण एक हॉस्पिटल है। गैरसैंण उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी है। वहां पर हॉस्पिटल में एक्सरे मशीन नहीं है, जो रेडियोलॉजिस्ट नहीं है, लेडी डॉक्टर कोई अगर प्रसव पीड़ा से हो जाती है, अगर उसको प्रसूति का विषय बनता है, तो वहाँ गायनेकोलॉजिस्ट नहीं है। डॉक्टर ऐसे हैं कि जो मजबूरी से पनिशमेंट ट्रांसफ़र उनका आता है, अन्यथा देहरादून में या हल्द्वानी में या रुड़की में उनको जो है ट्रांसफ़र चाहिए। और इस प्रकार की नीतियाँ स्वास्थ्य विभाग में है। शिक्षा विभाग तो आपको पता ही है कि यहाँ जो स्कूलों में वही बच्चे पढ़ते हैं, या तो जो मजबूर है अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाने के लिए, भारी भरकम तनख्वाह लेने वाले, वेतन लेने वाले सरकारी जो शिक्षक हैं, वे पढ़ाने में सक्षम नहीं है। उनकी आदतें आप देख सकते हो, कुछ तो शराबी हैं, कुछ जो है अपना समय कैसे निकालते हैं। सरकार कितना भी जोर लगा लो, आप उनको सुधारने में सक्षम नहीं है। जनप्रतिनिधियों के वोट बैंक का आंकड़ा होता है, वे उनको ज़्यादा तंग नहीं करते हैं। ज़्यादातर लोगों के बच्चे प्राइवेट स्कूलों में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि वहाँ कम से कम तनख्वाह लेने वाला शिक्षक ठीक पढ़ाई कर लेता है। तो इस तरह की तो शिक्षा नीति है। स्वास्थ्य नीति आपको बता दिया है। अब रही बात हॉर्टिकल्चर में यहाँ पर जो है हॉर्टिकल्चर में फलों के पौधे उपलब्ध नहीं होते हैं। आप चाहे अखरोट लगा लो, या चाहे आप संतरे लगा लो, माल्टे लगा लो, तो यह नहीं होता। कुछ एनजीओ, कुछ युवा आगे आ रहे हैं। एनजीओ चलाने के लिए एक वीडियो मैंने भेजा था कि एक युवा आगे आ रहा है, जो कि बेचारा उसकी वाइफ है वो अपाहिज है, फिर उसके बावजूद भी इस तरह के लोग आ रहे हैं। और वे लोग पलायन नहीं कर करके वे हमारे सशस्त्र प्रहरी बोल सकते हैं उनको कि वे फलोद्योग को बढ़ा रहे हैं, यहाँ के स्थानीय रोजगार को बढ़ा रहे हैं, या मशरूम की खेती कर रहे हैं। उन लोगों को हमें सैल्यूट करना चाहिए, क्योंकि वे निस्वार्थ रूप से या मजबूरी में लगा लो, वे लोग काम कर रहे हैं। सरकार को विषय संज्ञान में लेना पड़ेगा कि इस प्रकार के स्थानीय लोगों को, हिमालयी राज्य जितने भी, सिक्किम हो, उत्तराखंड हो, हिमाचल हो या अरुणाचल प्रदेश हो, यहाँ पर जो स्थानीय लोगों को रोजगार अधिक से अधिक दे करके पलायन की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाना पड़ेगा। अन्यथा यह देश की सामरिक व्यवस्था के लिए बहुत ही एक विघटनकारी विषय होगा, पलायन को रोकना। अब केंद्र सरकार को अपने हाथ में लेना पड़ेगा। राज्य सरकार इसमें सक्षम नहीं है। यहाँ पर छोटी छोटी बातों पर जो है राजनीति चलती है। इनकी राजनीति इतनी होती है जनप्रतिनिधियों की कि एक दूसरे को नीचा दिखा करके विकास की गति को रोकना। मैं अच्छा हूँ, तुम बुरे हो, या मेरी नीतियाँ अच्छी हैं, तुम्हारी नीतियाँ खराब हैं, यह सब चल रहा है। और माफिया तंत्र हावी है। आप देख सकते हो कितने माफिया जो तराई में है या हरिद्वार के आसपास हैं, विधायक हैं, वे उनके माफिया तंत्र से उनके जुड़ाव हैं। और यहाँ पर रिसोर्ट हैं जहाँ पर कि अपराध होते हैं, हत्याएं होती हैं। यह सारी स्थिति जो है तब जा कर के लोगों को पता चल रही है जब कांड हो जाते हैं। अन्यथा बहुत सारे अपराध यहाँ चल रहे हैं। नशा जिहाद, लव जिहाद, लैंड जिहाद, यह सरेआम चल रहा है। अब सरकार बुलडोजर चलाती है तो मानवाधिकार वाले या जो वोट बैंक के भिखारी सामने आ जाते हैं। सरकार को विषय को संज्ञान में लेना पड़ेगा और घुसपैठियों से, मध्य हिमालयी राज्य उत्तराखंड हो चाहे हिमालय के राज्य हों, घुसपैठियों को खाली करना पड़ेगा, जिहादियों की पहचान करनी पड़ेगी और देश की सीमा को सुरक्षित रखना पड़ेगा। अन्यथा चीन इन अराजक तत्वों से
भारत की सीमाओं का अतिक्रमण करने के लिए बेस बना चुका है। गुरिल्ला वारफेयर किस्म की जो है ऑर्गेनाइजेशन को सरकार को दोबारा तैयार करना पड़ेगा। अगर तैयार नहीं करती है तो सामरिक दृष्टि से यहाँ पर यह बहुत बड़ी शिकस्त होगी। मैं मदन मोहन ढोंडियाल, ई गैरसैंण पब्लिक ग्रुप, गैरसैंण। नमस्कार, धन्यवाद।